आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है अहमदाबाद से आ रही है और अहमदाबाद में एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर ये प्लेन क्रैश हो गया है और इसमें सभी 242 जो लोग सवार थे, लगभग सभी की मृत्यु होने की खबर बताई जा रही है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने ही इस तरह की जानकारी दी कि शायद कोई बचा हो। और ये जो एयर इंडिया की विमान संख्या A1-171 थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इसमें लगभग 169 भारतीय, 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे और बाकी 12 जो है वो क्रू मेंबर्स थे। हादसे की जगह में जिस तरह के डेड बॉडीज मिली है वो इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी है कि शायद उसे पहचानना मुश्किल हो और डीएनए टेस्ट से ही इसकी पहचान संभव है। नागपुर के भी एक कामदार फैमिली है, उस फैमिली के भी 3 लोगों के मौत होने की खबर है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी, इनका भी निधन हो गया है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स रहते हैं और जानकारी के मुताबिक इस हादसे के समय वहां 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे और इनमें से 15 से ज्यादा घायल है और बाकी लोगों के मौत की खबर है। तो 1:38 पे ये जो फ्लाइट है इसे टेक ऑफ किया और कुछ समय बाद ये क्रैश हुआ। तो इस संदर्भ में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से संजय पटेल जी है। संजय पटेल जी, आप बताइए, आप अहमदाबाद में रहते हैं, इस प्लेन हादसे की पूरी डिटेल हमें बताइए, किस तरह से प्लेन हादसा हुआ और अब क्या सिचुएशन। हाँ, आज दोपहर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली AI-171 एयर इंडिया की बोइंग 787 फ्लाइट जब 1:38 पे रनवे नंबर 23 से वो टेक ऑफ लिया, उसके बाद कुछ ही देर में, मतलब 5-10 मिनट में पायलट का ATC को मेडे कॉल आया और उसके बाद फ्लाइट से कांटेक्ट टूट गया था और फ्लाइट सीधे जाके अहमदाबाद का जो मेघानी नगर एरिया है वहां पे बीजे मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल के हॉस्टल पे जाके गिरा है। और सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि उस समय पे जो रेसिडेंस डॉक्टर थे वो वहां की ऊपर की कैंटीन पे वहां पे लंच ले रहे थे और तकरीबन 50 से 60 डॉक्टर वहां पे लंच ले रहे थे। उसमें से 20 रेसिडेंस डॉक्टर जो थे उनकी मौत की आशंका बताई जा रही है और साथ में जो प्लेन में जो जितने भी पैसेंजर्स थे, 230 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, 10 क्रू मेंबर एंड 2 पायलट, तो सभी की मौत की खबर आ रही है। और बहुत ही ये भयजनक हादसा जो हुआ है उसमें अपने गुजरात के एक्स सीएम रूपानी जी की भी मौत की खबर आ रही है। शायद ही कोई पैसेंजर बचा होगा ऐसी आशंका है और साथ में रेसिडेंशियल एरिया में प्लेन जो गिरा है तो दूसरे रेसिडेंट्स की भी मौत की आशंका जताई जा रही है। पूरे जो प्लेन क्रैश एरिया से सिविल हॉस्पिटल तक पूरा ग्रीन रोड किया गया है और एम्बुलेंस को जाने के लिए पूरा रास्ता दिया गया है। अभी गांधीनगर और अहमदाबाद से पूरी जो फायर ब्रिगेड की 3 टीम घटना स्थल पे मौजूद है और आग को अभी काबू में लिया गया है, बट बहुत ही मौत की आशंका बताई जा रही है। जी सर। ये जो बोइंग का हादसा हुआ है इस बारे में काफी लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स में भी हमने देखा कि जो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई थी उसमें एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया था, कहा कि एसी नहीं चल रहा इसका, इसमें काफी दिक्कतें हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं, विशेषतः बोइंग की फ्लाइट्स जो है, इस संदर्भ में काफी टीका टिप्पणी भी हो रही है कि इनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है और आज केवल
2 मिनट के अंदर ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गया। किस तरह के लोगों के रिएक्शंस है अहमदाबाद में? हाँ, रिएक्शंस का बताया जाए तो सर, कोई भी फ्लाइट जब भी टेक ऑफ लेता है तो उसके पूरे के पूरे टेक्निकल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। तो जैसे पब्लिक का मानना है और जो हमें ओपिनियन मिल रहा है कि फ्लाइट टेक ऑफ के तुरंत 2 मिनट के बाद जो फ्लाइट क्रैश हो जा रहा है तो उसके टेक्निकल जांच की गई थी कि नहीं, वही बड़ा प्रश्न है। और जो ये अहमदाबाद से लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, तो इतनी लंबी फ्लाइट जो दूरी काटनी थी, तो उसका टेक्निकल पैरामीटर्स जांच किया गया या नहीं, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ के बाद तुरंत 2 मिनट के बाद जो क्रैश हो गई, का टेक्निकल पैरामीटर्स सही में चेक किया था, यही एक बड़ा प्रश्न है। जी सर। इस फ्लाइट में जो है कितने लोग सवार थे, और गुजरात के सीएम जो है पूर्व सीएम विजय रूपानी, इनके भी निधन की खबर है, इस बारे में जरा बताइए। फ्लाइट में टोटल 230 पैसेंजर्स थे, उसमें 169 इंडियंस थे और 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, उसमें 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन भी थे, इंक्लूडिंग गुजरात के जो सीएम रूपानी जी, एक्स सीएम जो है रूपानी जी, वो भी इनमें सवार थे। लंदन उनके वाइफ थे, तो लंदन जा रहे थे रूपानी जी भी, और उनके मौत की खबर भी आ रही है। ओके, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बारे में, ये जो जहां पे हादसा हुआ है, मतलब एयरपोर्ट से काफी करीब जो रेसिडेंशियल डॉक्टर एरिया है, वहां पे हादसा हुआ है। कितने डॉक्टर्स उस समय मौजूद रहे होंगे और कितने लोगों के हताहत होने की खबर है? ये जब प्लेन क्रैश हुआ तो एक टाइम ऐसा था कि ऐसा माना जाए तो एक दोपहर का लंच का टाइम था, तो ज्यादा डॉक्टर्स, और जो हॉस्टल था वो रेसिडेंशियल डॉक्टर का हॉस्टल था, तो ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। अगर यही हादसा अगर नाइट के टाइम में हुआ होता तो ज्यादा वो रेसिडेंशियल या फिर दूसरे कोई रेसिडेंशियल एरिया में हुआ होता तो ज्यादा मौत की आशंका हो सकती थी। पर थोड़ा ये भी अच्छी थोड़ी खबर है कि ज्यादा मौत नहीं हुई है। तकरीबन 50 से 60 डॉक्टर वहां पे छत पे जो कैंटीन था वहां लंच ले रहे थे, और उसमें से 20 डॉक्टर की मौत की आशंका आ रही है, और दूसरे घायलों को नजदीक सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। इसके अलावा हॉस्टल के कंपाउंड के पास में चाय का कैंटीन जो था, तो चाय के कैंटीन के आसपास भी प्लेन के जो पार्ट्स गिरे हुए हैं, और उसमें अभी तक ये गवर्नमेंट ने कोई इसका फिगर दिया नहीं है, बट काफी मौत की आशंका है। जी सर। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, लगभग प्लेन में सभी लोग सवार जो थे उनके सबके मौत की खबर आ रही है, और जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स थे उस संदर्भ में भी इस तरह की आपने जो डिटेल्स दी है, किस तरह से हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहां पे आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे आ रहे हैं, तो किस तरह से अभी हॉस्पिटल्स की हालत है? अभी लोकल गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स दे दिए हैं, और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब स्टैंड बाय है और रेडी है।
और दूसरे ब्लड बैंक्स और सभी जगह से मैसेजेस भी आ रहे हैं और पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और वॉलेंटियरली सब लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आसपास के जो रेसिडेंशियल एरिया के लोग थे तो वो भी बचाव कामगिरी में जुट गए हैं और एयरफोर्स एंड एनडीआरएफ की टीम्स वो सभी अभी बचाव कामगिरी में जारी है और एयरफोर्स एंड एनडीआरएफ की टीम्स वो सभी अभी बचाव कामगिरी में जारी है। ओके शुक्रिया संजय जी, आपने जो अपडेट दी इस भयानक हादसे के बारे में। संजय पटेल अहमदाबाद से हमारे बीच में मौजूद है और ये जो घटना वहां पे घटी है बहुत बेहद संकट की घड़ी है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। इस घटना ने पूरे देश को विचलित कर दिया है क्योंकि एयर इंडिया का जो ये विमान हादसा हुआ है, अहमदाबाद से ये फ्लाइट जा रही थी लंदन के लिए, उससे पहले ये दिल्ली से वहां पे पहुंची और इसमें शामिल सभी यात्री, सभी क्रू मेंबर्स के मौत होने की खबर है। और वहां पे जो जहां पे प्लेन क्रैश हुआ वहां के आसपास में भी काफी बड़े पैमाने पे क्षति हुई है, काफी लोगों की वहां पर भी जाने जा सकती है। इस तरह की खबर है, पूरी डिटेल्स और अवेटेड है, लेकिन बहुत सटीक जानकारी जो है संजय पटेल जी ने संदर्भ में हमें दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस हादसे की जांच हो, इस घटना की जांच हो और सही तथ्य जो है बाहर आए और इसके बाद भी देश के अंदर इस तरह के हादसे न हो, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठाए, सही कदम उठाए। और जो बोइंग के बारे में जिस तरह से इससे पहले भी कंप्लेंट्स आ चुकी है कि बोइंग के जो विमान है काफी पुराने विमान है, इसकी सुरक्षा के बारे में कंपनी के बारे में भी काफी सवाल उठे हैं, इस पर भी सरकार ध्यान देगी और जो भी बड़े इस तरह से जो भी फ्लाइट्स जाते हैं इस पर भी कोशिश सरकार की ये होनी चाहिए कि ये हादसे कैसे टाले जाए और सरकार पैसेंजर्स की सेफ्टी के बारे में काफी गंभीर होने की आवश्यकता है। तो संजय जी आप हमसे बने रहिए। अब हम जाते हैं ग्वालियर में, अंजुल बरमरोलिया जी हमारे साथ में। अंजुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या ओके आपको? अंजुल, जिस तरह से कल ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन हुआ भीम आर्मी का, हमने देखा कि ग्वालियर में जो है बड़े पैमाने पे भीम आर्मी के लोग शामिल हुए और इस प्रदर्शन ने ग्वालियर में जो है एक नई तरीके से जो है इस आंदोलन को फिर से एक पुनर्स्थापित किया है, मुझे ऐसा लगता है। और इस आंदोलन के बारे में आप मुझे अपडेट दें क्योंकि आपने सबसे पहले जो है इस आंदोलन के बारे में अपडेट लोगों को दिया था कि किस तरह से इस घटना के संदर्भ में जो है वहाँ के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है वहाँ के मिश्रा पांडे जो है इसको अपोज कर रहे हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कुशवाहा जी जो थे उपाध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। और आपने शुरू से, क्योंकि अंजुल जो है एक वीडियो ब्लॉगर है और बहुत क्रिएटिव और इन्फॉर्मेटिव तरीके से लोगों को अपनी बात बताते हैं तथागत लाइव के माध्यम से और काफी लोग सुनते भी हैं तथागत लाइव को और हम भी उनसे काफी कुछ सीखते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। अंजुल, हमें अपडेट बताइए कि ग्वालियर में जो कल का प्रदर्शन हुआ, इससे पहले आपने जिस तरीके से बेबाक तरीके से इस घटना को सामने लाया और आपके ऊपर कई लोगों ने धमकियां भी दी, तो अब किस तरह पे ये आंदोलन आ चुका है? देखिए, यहाँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये ग्वालियर का हाईकोर्ट परिसर ही। 14 तारीख को जो सब हो रहा था उस दौरान यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का जो पूरा सिस्टम निकल कर आया कि यहाँ पर जो सुरेश कुमार कैथ हैं, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ थे, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती जी। और वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि अगर कुछ चंद वकील इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए, हम अपना काम जो है जिस तरह से हमने शुरू किया था उसको खत्म करेंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया था और उसके बाद जब उन वकीलों को पता चला कि ये सब सिस्टम हो रहा है और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी लग जाएगी, उस समय उन्होंने जो है, आपने सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हाँ। उसके दूसरे दिन उन्होंने वहां पर एक जो है इंडियन फ्लैग फहरा दिया और ग्वालियर हाईकोर्ट में इंडियन फ्लैग ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, उसके जो माथे पर एक इंडियन फ्लैग ऑलरेडी फहराया जाता है। लेकिन वहां पर वो एक इंडियन फ्लैग फहराया जिसको मैंने ट्वीट किया था, उसके बाद वो वायरल हो गया सारा। हाँ। और उसके बाद लोग ये कह रहे थे कि बाबा साहब की मूर्ति कैसे लग सकती है जहाँ पर झंडा लगा हो, लेकिन आप सोचिए कि ये कारण यही था कि मूर्ति ना लग जाए, इसलिए बाबा साहब
अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ ना लग जाए, इसलिए यहाँ फ्लैग लगाया गया था। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस जी का लेटर जो है वो निकल कर आया, सब कुछ पता चला, तो सारे धीरे धीरे चीजें ऐसी समझ आने लग गई कि लोग जो है वो चाहते ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पर लग जाए, क्योंकि वो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो मनुवाद को फॉलो करते हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद अपने फेसबुक आईडी से जो है इस तरह के वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हाँ मैं मनुवादी हूँ। मनुवादी तो वही लोग होते हैं जो महिलाओं की जो है जो हक अधिकार है वो छीन लेते हैं, या जो दलितों के हक अधिकार है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कैसे लगते देख सकते थे। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुए, और अभी जो पीछे आपको जो रोड दिख रही है, यहीं पर कुछ अम्बेडकरवादी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। हाँ जी, हाँ, इसी रोड पर उनको दौड़ाते हुए जो है यहाँ पर उनको पीटा गया था। जो आप पीछे आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट वही जगह पर खड़ा हूँ मैं। और यहाँ पर भी मुझे भी धमकी दी जा रही थी कि आप जो है हाईकोर्ट परिसर के आसपास दिखना मत, वरना आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो आज भी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिपोर्ट आ रही है वो लोगों तक पहुंचा दूं। और ये सारा चीजें जैसे जैसे चलता चला गया, अब कल जो है भीम आर्मी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, लगभग मेरे हिसाब से 5-7 हजार लोग वहां पहुंचे थे। इतनी चिल्लाती हुई धूप थी, जहां पर लोग खड़े होने में उनकी हालत खराब हो रही थी। हम लोग भी जो है ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पा रहे थे। लोग जो है सुबह से आना स्टार्ट हो गए थे और वहां पर लगभग 5 से 6 बजे तक रहे। उसके बाद पुलिस वालों ने धीरे धीरे उनको निकालना स्टार्ट कर दिया, ग्वालियर के अंदर नहीं घुसने दिया। और यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दिए गए थे इस रोड पर, और फूलबाग पर भी बैरिकेड लगा दिए गए थे, जहाँ पर भीम आर्मी के जो अध्यक्ष थे विनय रतन सिंह जी, उन्होंने बोला था कि हम वहां पर आएंगे और फूलबाग पर बाबा साहब की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करेंगे। तो पूरा ग्वालियर कल जो है पैक कर दिया गया था। सिर्फ जो है जो मुरैना बाहर हाईवे से जो गाड़ी आती है वहां से जो है एक वो, हाँ, मैं आपको एक बीच में टोकना चाहूंगा। विनय रतन सिंह ने यह कहा कि हमारी जो लड़ाई है मिश्रा और पांडे से, ब्राह्मण समाज से नहीं है, और आपने वो वीडियो पोस्ट भी किया, मैंने वहीं से आप वो वीडियो उठाया है। जी, वहां पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी लड़ाई जो है किसी ब्राह्मण से नहीं है, उनसे नहीं है जो बाबा साहब को पसंद करते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से, उन चंद वकीलों से है जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। जिनमें से एक जो है अनिल मिश्रा जी हैं, एक गौरव व्यास हैं, ऐसे 2-3 लोग हैं। बिल्कुल। और ये सारा मामला इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट लेटर गया था चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ के पास, उसमें जो है कुछ ब्राह्मण भी थे वो जो चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे। राइट। उसमें कुछ ठाकुर भी थे, कुछ दलित भी थे, इन सब के साइन थे उसके ऊपर। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं वो आपको दिखा सकता हूँ। ओह, ग्रेट। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी अपडेट आपने दी कि इसमें कुछ ब्राह्मण्स भी थे, ओबीसी भी थे, पटेल भी थे, जो चाहते थे कि बाबा साहब की मूर्ति लगे, लेकिन कुछ चंद जो ऐसे मनुवादी लोग हैं उन्होंने ये मूर्ति लगने नहीं दी। लेकिन एक बड़ा पेच इसमें हमें नजर आ रहा है कि जब हाईकोर्ट के प्रशासन ने ये बात कही कि यहाँ मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, वहां पे बड़ा एक बेस भी बन गया। खुद मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस उस समय के जो थे सुरेश कुमार कैथ, वो इस मूर्ति को लगाने के पक्षधर थे, उन्हीं के हाथ से उसको उद्घाटन भी होना था। अंजुल से शायद संपर्क टूट गया है फिर से। ब्राह्मण जाति के व्यक्ति। तो ये जो ग्वालियर की घटना है, इस घटना के बारे में अंजुल हमको जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ग्वालियर में बाबा साहब के स्टेचू का विरोध कुछ चंद 2-4 जो मनुवादी किस्म के ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने इस घटना का विरोध किया, और उन्होंने ये मूर्ति लगाने से विरोध किया। और उसी घटना के मद्देनजर अब तक ये जो स्टैचू है इस प्रीमाइसेस में नहीं लगाया गया। और राष्ट्र निर्माता के साथ में इस तरह का विडंबन, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का स्टैचू लगा है और ग्वालियर हाईकोर्ट के में नहीं लग पा रहा। ये अपने आप में बहुत ही विडंबना की बात है। संजय जी, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, संजय जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय जी शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं ये ग्वालियर की जो घटना है, इस घटना पे आपको बता दूं कि ग्वालियर में कल भीम आर्मी का बड़ा प्रदर्शन हुआ, और इस प्रदर्शन में भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं विनय रतन सिंह, वो विनय रतन सिंह के समेत कई हजारों कार्यकर्ता कड़ी धूप में शामिल हुए थे। और इस प्रदर्शन के लिए काफी रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई थी, लेकिन फिर भी भीम आर्मी के लोग बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचे, और उनका ये दावा था कि हमारी जो लड़ाई है वो मिश्रा और पांडे से है, जो चंद चुनिंदा ब्राह्मण से जो इसको अपोज कर रहे हैं, बाकी ब्राह्मण से नहीं है। और जैसा अंजुल ने भी हमें बताया कि जब ये स्टेचू वहां लगना था, उस वक्त जो है कई जो डीबीए के सदस्य थे, जो ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, पटेल थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। लेकिन कुछ लोगों के
कारण ये प्रतिमा नहीं लग पाई और जस्टिस सुरेश कुमार कैत के हाथों ही उस प्रतिमा का उद्घाटन होना था। प्रशासन ने इसके लिए विशेष तौर पे एक जो मूर्ति लगाने के लिए एक स्टैंड होता है, चबूतरा होता है, बना के भी दिया था, लेकिन इन लोगों के विरोध के कारण ये मूर्ति अब नहीं लग पाई है। सरकार का क्या इस पर भूमिका है? इस भूमिका पर अंजुल से हम बात करने वाले हैं, लेकिन अंजुल से भी संपर्क हमारा टूट चुका है। संपर्क जैसे बनते हैं मुझसे फिर से बातचीत करेंगे। संजय जी, क्या आप हमारी बात सुन रहे हैं? आप ऑडिबल है? अंजुल फिर से आ गए हैं, अंजुल का संपर्क टूट गया था। अंजुल, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि प्रशासन ने जब परमिशन दी थी, वहां पे एक स्टैंड भी लग गया था, जिसे चबूतरा हम कहते हैं, उसके बावजूद फिर ये लोगों ने अपोज कैसे किया? और ये तो सरकारी भूमि है, ये तो कोई डीबीए की भूमि नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो ग्वालियर का है। की बात है कि आप सोचिए कि ये हाईकोर्ट परिसर है, यहाँ ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हम बाहर भी नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, अंदर जाना है तो हमको आईडी कार्ड या आधार या आपको अंदर जाने का कारण बताना होगा। ओके। और ऐसे हाईकोर्ट परिसर के अंदर बड़ी गाड़ियां ईंटों की, रेत की, सीमेंट की कैसे गई होगी अंदर? परमिशन तो होगी ना उनके पास, बिल्कुल परमिशन तो ऐसे जा ही नहीं सकते ऑब्वियसली। तो फिर वो अंदर जाकर वो सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। और स्ट्रक्चर बनने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आती है तभी क्यों विरोध होता है। और आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहे थे, अनिल मिश्रा, वो जो है 8 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में जो है वो एक बयान करते हैं कि ये जो मूर्ति लग रही थी वो मूर्ति जो है एक जातिवाद थी, चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे लग रही थी। अब तो वो चले गए हैं, अब तो वो लगेगी नहीं। और उनका एक कहने का मतलब सोचिए कि बीएन राव को क्यों लेकर आ रहे हैं बार बार, तो कोई तुक बनता ही नहीं ना। पहले वो ये लोग बोल रहे थे, पहले पूरे मीडिया में ये फैलाया जा रहा था कि हमारे पास जो है किसी तरह की परमिशन नहीं है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रही है। मैं वहां पर आता हूँ और मैंने वो सारा चीज वहाँ रिपोर्ट करके डालता हूँ। में अपने जो खास वकील हैं जिन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, तो उसको लेटर भी दिखाता हूँ चीफ जस्टिस का कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, तो फिर वहां भी लग सकती है। अगर चंद वकील विरोध कर रहे हैं तो उन्हें करते रहने दो। उसके बाद जो है ये सारा मामला जो बिगड़ा और ये सब लोग जो है वो मुझे ढूंढने लग गए। ये कौन व्यक्ति आ गया, इसने ये सब बातें क्यों कैसे करने लग गया वो। और उसके बाद जो है मेरे पास फोन आता है, एक वकील है आशुतोष दुबे, मुझे बोलते हैं कि आप जो है ये गलत कर रहे हो। मैंने फिर उनको सारा प्रोसेस बताया कि भाई चीफ जस्टिस का लेटर है, आप कैसे झूठ को बोल सकते हो। अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर एक FIR हुई है। और वो इसलिए हुई है कि फेसबुक पर बाबा साहब के बारे में एक गलत पोस्ट था, उसको शेयर करते हुए बोलते हैं कि ये देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह के बाबा अम्बेडकर के बारे में कोई कुछ लिखेगा नहीं, मतलब मैं भी उनको कुछ ऐसे ही समझता हूँ, डैश 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 डैश, और जय भीम की जगह जय सरिया जय गिट्टी लिखकर उन्होंने पोस्ट किया। और बोलते हैं कि मैं तो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह के पोस्ट कोई करे ना। वहाँ फेसबुक पे बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे, तो ऐसे लोग कैसे चाहेंगे कि उनकी मूर्ति अंदर लग जाए? बराबर। लेकिन ये कानूनी रूप से हुआ था सब कुछ। मुरैना से फोन लगा रहे थे मुझे, वो भी मुझे ऐसी तरह धमका रहे थे कि हम लोग जो है अभी तो हम आकर देख देंगे तुम्हें, 60-70 लोग आएंगे, फोन लगाएंगे, लगातार धमकियां दे रहे हैं मुझे। अच्छा, लेकिन मुझे दिक्कत यह है, हैरानी यह है कि कानूनी रूप से जब ये मूर्ति लगनी थी, प्रशासन ने इसकी अनुमति दी थी, चीफ जस्टिस स्वयं उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे, तो कानून का सम्मान नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ चुनिंदा लोगों के विरोध के कारण ये मूर्ति को ये मूर्ति अभी लग नहीं पा रही है। कैसे देखते हैं आप? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जब सारी परमिशन थी और सब आ ही रहते थे, कैसे रोक दिया इनको? यस। तो देखिए यहाँ पर है ना, हमने कुछ दिन पहले एक फिल्म देखी थी, फूले फिल्म, और उसमें है ना जो महात्मा फूले थे वो बाबा, मतलब वो जो है सारी चीजें जो स्कूल खोलना चाहते थे महिलाओं के लिए, और वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग जो है उनको रोक रहे थे स्कूल खोलने से। तो बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल हमको लगता था कि 200 साल पहले होता था, अब नहीं होता है। लेकिन सेम सिचुएशन जो है वो अभी भी बनी हुई है। सिर्फ सोचिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट में आप जैसे आप एक एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं, और आप अगर अपने किसी डिपार्टमेंट के नीचे व्यक्ति कुछ बोलेंगे कि यार तुमको ये काम करना है, तो वो काम हो जाएगा। आप चाहेंगे तो रिटर्न में भी लिख कर दे देंगे। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस MP हाई कोर्ट के जो स्टाफ ऑफिसर सुरेश कुमार कैत, उनके कहने पर भी वो चीज नहीं हुई। उनके बाद जो है उनके रिटर्न लिखित जो उनका आदेश था उस पर भी नहीं हो रही है। और ये कौन लोग विरोध कर रहे हैं? जो यहाँ पर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब और गरीब लगता है कि लगता है आपको, जिस तरह से सायाजी गायकवाड़ महाराज के यहाँ पर बहुत साहब काम करते थे और वहाँ पर उनको पानी के लिए भी जो वहाँ चपरासी थे वो उनको पानी तक नहीं देते थे। ये बिल्कुल वैसा ही ये सारे मामले में अंजुल
यस अंजलि, इस सारे मामले में सरकार की भूमिका क्या है, क्योंकि सरकार का पक्ष कोई नजर नहीं आ रहा। डिप्टी सीएम वहां पे ग्वालियर में हमने एक बार आए थे, देखा था, तो वो तो ऐसा कह रहे थे कि जैसा उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार किस पक्ष में है, सरकार क्या चाहती है? देखिए सरकार जो है वो तो ये सब चाहती नहीं है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू वगैरह लगे। अच्छा। वो जो जितने लॉबी है यहाँ पर, जितने लोग हैं, आप ये सोचिए, हम जरूर ये बोलते हैं बाहर कि है ना हमारी जो संख्या है, दलितों की जो संख्या है वो 85% है, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो जहाँ पर 6000 वकील हैं, उनमें से मात्र 300 से 400 लोग जो हैं वो दलित वकील हैं। अच्छा। बाकी सारे के सारे जो हैं वो जनरल कैटेगरी के वकील हैं। अब अगर मात्र 300 से 400 वकीलों के कहने पर तो वो सरकार जो है वो बाकी 4-5 हजार वकीलों का विरोध तो सहन नहीं करेगी, क्योंकि वो भी जो है बवाल करने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं सबके सब अच्छी पावर में है, और आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम बहुत चलता है कोर्टों में, तो जो उनके जो रिश्तेदार हैं वो सुप्रीम कोर्टों में है। आप समझ रहे हैं, ये जो लोग वकील जो विरोध कर रहे हैं सिर्फ मुखौटा है, इनके ऊपर जो है बड़े बड़े जज और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो लोग हैं। ये लोग अनिल मिश्रा सिर्फ एक मुखौटा है। ओके, तो ये आपने पूरे सिस्टम के जो धागे हैं वो कच्चे धागे खोल दिए हैं, और किस तरह से सिस्टम अभी भी कास्टिस्ट माइंडसेट से ग्रसित है ये भी आपने बता दिया है, और किस से सरकार भी कोशिश ये कर रही है कि मूर्ति न लगे और वो निराश नहीं करना चाहती। लेकिन सरकार का ये दायित्व होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता तो प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये तो जग जाहिर है, उसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है। दुनिया भर में सम्मान होता है, प्राइम मिनिस्टर के कई स्पीचेस हम देख सकते हैं, या हमारे आपके सीएम के कई स्पीचेस हम देख सकते हैं। बावजूद इसके ये जो ग्वालियर में और एक घटना हुई, हमने देखा कि 2 दिन पहले वहां पे लगभग 20-22 हजार लोगों ने धर्म परिवर्तन भी किया था। इस घटना से भी कुछ लोगों ने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ग्वालियर की एक घटना है, यहाँ से लगभग जो है 60 किलोमीटर दूर है। मैं आपको बताना थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो पहला बुद्ध विहार बना था 1977 में, वो मेरे दादाजी ने बनाया था। यस, मुझे पता है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये डाकुओं का इलाका है। और उस समय जो है भगवंत आनंद कौशल्याण जी यहाँ पर आए थे प्रोग्राम करने के लिए, और सारा कुछ हुआ था। तो वो जो इलाका है जहाँ पर ये धर्म परिवर्तन की घटना जो सामने आई है, वो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और वो बुद्ध विहार भी है। तो ये सारी चीजें जो है कई सालों से वहां पर होती आई हैं, और लोग इसको इसलिए इससे जोड़ रहे हैं। अभी वहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है उनको दोहराया, और उसको यहाँ के वही वकीलों ने उठाकर जो है सरकार के सामने दिखाया कि देखो यहाँ पर जो है इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। आपको पता है वो वैसे भी बहुत टाइम से यही बोलते आ रहे हैं कि भीम सेना हो गया, या अम्बेडकरवादी हो गया, या भीम आर्मी हो गया, या ये आतंकवादी संगठन है एक तरीके से। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम वहाँ हमेशा से होते आए, और लगभग इससे पहले भी होते आए हैं, लोग वहाँ पर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे। अच्छा, अब ये जो घटना हुई है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है भीम आर्मी का, इस घटना के बाद क्या सिचुएशन है ग्वालियर की? क्या कोई आइस ब्रेक हुआ है? मतलब प्रशासन कई कुछ ना कुछ तरीके से सोच रहा है कि अभी ये जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा हुए हैं, फिर वहां पे 60 किलोमीटर दूरी पे जो आपने जिक्र किया कि ये तो अक्सर आयोजन होते रहते हैं, इस घटना के बाद भी कोई संवेदनशीलता है प्रशासन के मन में, या फिर वैसे ही है? अभी यहाँ पर प्रशासन तो अपना बहुत हाई अलर्ट पर है। मतलब वो यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम नहीं करने जा रही है, क्योंकि 9 तारीख को भी जो है समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम था जिसे उन्होंने कैंसिल करवा दिया। उसके बाद जो है भीम आर्मी वाले तो माने नहीं। मतलब मैं कुछ चीजों को देख रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी उन्होंने जो है वो भी रोक दिया, वो भी रोक दिए गए थे। उन्होंने जबरदस्ती किया कि आप अगर हमें कोई जगह नहीं दोगे तो हम तो है ना ग्वालियर में घुस जाएंगे, और कहाँ से घुसोगे आप संभाल नहीं पाओगे। उसके चलते जो है सरकार ने उनके सामने घुटने टेके और बोला कि आप एक काम करो, आप यहाँ इकट्ठा हो जाओ। उसके चलते सब लोग जो है यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर इकट्ठा हुए, और उन्होंने अपनी वहां पर ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद अभी एक और प्रोग्राम होने वाला है 14 जून को जो है वकील जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, और एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं वो लोग एमपी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेता आने वाले हैं, दिग्विजय सिंह आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग आने वाले हैं, उदित राज आने वाले हैं,
तो सब 14 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनको भी परमिशन की कोई समस्याएं चल रही हैं। तो गवर्नमेंट तो काफी ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि पता है कि 2 अप्रैल की जो घटना थी वो भी यहीं पर हुई थी, और किस तरह का माहौल बिगड़ा था सब जानते हैं, पूरी इंडिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है ये बात। बिल्कुल। तो इस घटना को पूरा राष्ट्रीयकरण करने में आपने बड़ी भूमिका अदा की है, आपने अपना काफी समय दिया है, काफी रिस्क भी आपने ली है। एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि आप आगरा भी गए थे, जो आर्य समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद से भी मिले थे, वो अब तक ग्वालियर नहीं आए, क्या उनका कोई प्रोग्राम है? ग्वालियर आने का उनका प्रोग्राम है, लेकिन अभी वो जो है कुछ पुख्ता जो है वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो लगवाई जा सकती है, कैसा लीगल प्रोसेस है। तो उन्होंने जो है उनके पार्टी और उनके संगठन में जो है 2 आंदोलन कर लिए हैं। और अभी जब आपको बता दूं कि जब विनय रतन जी आए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उन्होंने ये घोषणा करके गए हैं यहाँ पर, बोलते हुए कि जो है वो लोग यहाँ पर एक और बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें वो जो है आने वाले हैं कुछ दिनों में। और ऐसा कुछ कंफर्म डेट नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि अब वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी भीम आर्मी करेगी तो चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे यहाँ पर। और उस समय जो है जैसे अभी 4-5 हजार लोग आए थे, उस समय शायद हो सकता है 70 से 80 हजार लोग आने की आशंकाएं होती हैं हर बार जब भी उनका प्रोग्राम होता है। ओके। तो अंजुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दिया। अब सारी बातों का आपने जिक्र भी किया। अब आप उम्मीद क्या करते हैं कि ये प्रतिमा लगने के लिए जिस तरह से अपोज हो रहा है, बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मतलब वो संघर्ष आज भी जारी है? जैसा आपने महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के संघर्ष का जिक्र किया, आपने वो फिल्म को काफी प्रमोट भी किया था, और उस फिल्म का विरोध भी ब्राह्मणों ने किया था। और इसके पहले यहाँ महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में एक जर्नलिस्ट ने काफी बुरी बातें कही, उनके माँ के चरित्र के ऊपर भी काफी बुरी बातें कही, और संभाजी महाराज के ऊपर भी काफी अपमानजनक टिप्पणी की। तो बाद में उसको अरेस्ट भी किया। वो काफी दिन तक वो अब्सकॉन्डिंग भी था। मतलब बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पुलिस कर्मी आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी परिसर से जो है लाइव ना करें आप लोग। ओके ओके, ठीक है। हम गरमाया हुआ है। अच्छा, माहौल गरमाया है। तो धन्यवाद अंजुल, आपने हमें अपडेट दिया। आप अभी आप कानून का हम सम्मान करते हैं, तो धन्यवाद अंजुल, आपने हमें जो अपडेट दिया उसके संदर्भ में। और अंजुल बहुत लगातार काफी दिनों से इस घटना के साथ में कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने इस घटना को नेशनल लेवल पे लाया, और जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने जिस तरह से कोशिश की थी यहाँ प्रतिमा लगने के लिए, काफी सपोर्ट भी आपने किया। लेकिन बावजूद इसके कुछ मनवादी किस्म के लोग, कुछ ब्राह्मणवादी किस्म के लोग जो है वो नहीं चाहते कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित हो जाए। तो प्रदर्शन तो हो रहे हैं, और उम्मीद है कि काफी बहुजन संगठन इसमें आगे आएंगे। और ये केवल लड़ाई का मुद्दा नहीं है, मान सम्मान का मुद्दा है। ये बहुजन समाज की प्रतिष्ठा का मुद्दा है कि बहुजन समाज के जो महापुरुष होते हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि महात्मा फुले फिल्म का विरोध किसने किया, तो ब्राह्मण लोगों ने किया। अभी हाल की घटना है, वर्तमान की घटना है, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान किसने किया, तो एक ब्राह्मण जर्नलिस्ट ने किया। और अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने पे कौन तुले हैं, तो वहां के कुछ ब्राह्मण लोग करने हैं। तो इस तरह से जो है हमारे जो भी आइकॉन्स है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स के हो या ओबीसी हो, सबका अपमान करने पे लोग तुले हुए हैं। तो इसलिए ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस घटना के लिए सब जो इकट्ठा हो जाए, और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगना ही हमारे गौरव की और मान प्रतिष्ठा की बात है। इसके लिए सब लोग इकट्ठा के इस प्रतिमा लगाने के लिए मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे। अंजुल, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका जानना चाहूंगा कि मुझे यस बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको अंजुल ने जो हमें अपडेट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अहमदाबाद में ये जो एक प्लेन हादसा हुआ, जिसमें लगभग सभी जो लोग सवार थे उनकी मौत हुई है, और साथ ही साथ ये जो प्लेन जिस रिहायशी इलाके में गिरा, जहां पे इंटर्न्स डॉक्टर भी थे, उनकी भी मौत की खबर है। इस घटना में जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है, उनके साथ में हम हैं, हमारे संवेदना उनके साथ में है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए कोशिश जरूर करे। प्लेन हादसा ये बहुत गंभीर संकट की बात है, और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, बोइंग के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं, इस पर भी सरकार जांच करे, और सही जांच के बाद, तथ्य आने के बाद किस तरह से इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं, इसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय निर्माता का अपमान हो रहा है,
उस अपमान को और ना किया जाए, और सरकार, दोनों भी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार, मतलब केंद्र सरकार, ये दोनों इस संदर्भ में मार्ग निकाले। आप इन दोनों घटना पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। इस लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।